लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू बढ़ेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमें देखना हुआ आज का दिन क्या है। आज का दिन जैसे तो बहुत अच्छा है, खिली हुई धूप निकली हुई है। और एक बात ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं आपको कितना भी पढ़ाऊं उससे कुछ नहीं होगा। खाली मशाल जलाने से अंधेरा नहीं जाता, खाली मशाल जलाने से अंधेरा नहीं जाता। आंखें खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। क्या करना पड़ता है? आंखें खोलनी पड़ती हैं। तो अगर आपको पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, आपको वर्दी का सपना देखना है, तो आपको क्या करना होगा? आंखें खोलनी पड़ेंगी। खोल लो आंखों को। आंखें खोलने का मतलब ये नहीं है आंखें खोल के बैठे हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम के लिए नहीं, कॉपी किताब के लिए खोलनी आंखें। आज है 31 जुलाई। क्या है? 31 जुलाई 2023। 31 जुलाई 2023 को वैसे तो कई महान हस्तियों का और महान अदाकारों का जन्म हुआ, लेकिन साथ साथ हमारे देश के महान हीरो एक क्रांतिकारी थे, उनका भी आज जन्म हुआ था। पहले तो बताऊंगा पंडित मुंशी प्रेमचंद्र। किसका? प्रेमचंद्र। इन्हें मुंशी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मुंशी भी कहते हैं। ये अगर देखा जाए गद्य में, भारतीय हिंदी साहित्य के गद्य में बादशाह हैं ये। क्या है? बादशाह हैं। इनको गद्य में कोई पीछे नहीं छोड़ पाया। उन्होंने बहुत महान महान किताबें लिखी। आपको भी इनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उपन्यास लिखे। इनके उपन्यास में गोदान, गबन, ये सारे बहुत सारे उपन्यास हैं इसके अलावा जो इन्होंने लिखे थे। गोदान, इनके जो उपन्यास था, इनका चरम था। मतलब कह सकते हैं ये पूरी तरह से आदर्शवाद को छोड़कर बिल्कुल जो समाज में घटित होता है उस पर पहुंच गए थे। इसीलिए गोदान में जो मुखिया था, वह जब मरा तो लोगों ने कहा कि इसके जल्दी मर जाए, पांडे से गौ का दान कर दो। क्या कर दो? और वो जीवन भर इसीलिए तड़पता रहा कि एक गाय खरीद लूँ मैं। और जीवन भर गाय नहीं खरीद पाया और उसके मरने पर लोग क्या कह रहे हैं कि गाय का दान कर दो, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। मतलब अपने लिए जो गाय नहीं खरीद पाया जीवन भर, वो मरने के बाद आत्मा की शांति के लिए पंडित जी महाराज को गाय दान कर दे। ऐसे शोषक होते हैं पंडित, जो समाज के छोटे तबकों का खून चूस लेते हैं। मैं किसी जाति पर नहीं कर रहा हूँ कि कोई पर्सनली ले जाए, लेकिन वास्तव में होते ऐसे ही हैं। उच्च जातियों ने निम्न जातियों का खून चूसा है इसी माध्यम से। क्या चूसा है? खून चूसा है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो प्रेमचंद्र ऐसे ही महान कथाकार थे। इनकी कहानियों को पढ़ना चाहिए। अगर आपको कोई किताब चाहिए प्रेमचंद के बारे में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझ पर लगभग सारी कहानियां, सारे उपन्यास इनके हैं। इसके अलावा एक महान अदाकारा थी मुमताज। कौन थी? मुमताज। मुमताज थी, इनका भी यह जन्म हुआ था। और लेडी हॉट कियारा आडवाणी, इनका भी आज जन्म हुआ है। ये इस समय मल्होत्रा साहब की हैं, तो इसलिए देखे नहीं। लेकिन एक हमारे देश के दिनों में बसने वाले उद्धम सिंह, इनके बारे में हमें पढ़ना है। वास्तव में इस दिन को अगर ध्यान रखना है तो उद्धम सिंह के लिए हमें इस दिन को ध्यान रखना होगा। उद्धम सिंह कौन थे? इससे पहले आपको ये समझना होगा, एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। वैसाखी का दिन था। क्या दिन था? वैसाखी का दिन था। और उस दिन क्या हुआ कि एक पार्क था, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग था। उस दिन क्या था, लोगों ने शांति प्रदर्शन के लिए इसमें इकट्ठे हुए कि शांति से क्या करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे। लेकिन अंग्रेज का एक जनरल था डायर, अरे तेरी, जनरल के.ओ. डायर। उसने क्या किया? उसने निहत्ती पुलिस, निहत्ती जनता पर बिना किसी भी सूचना के गोली चलवा दी।
अब उस जो पार्क था जलियांवाला, उसमें तो एक ही गेट था निकलने के लिए। आप सोचिए उस गेट से निकलने के लिए कितनी भगदड़ मची, लोग कुएं में कूद गए, लोग छतों पर चढ़ रहे थे, लगातार गोलियां चल रही थी और लाशों के ढेर बिछ गए। क्या हो गए? लाशों के ढेर बिछ गए। इतने लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, बूढ़े मारे गए, क्योंकि उसमें केवल ऐसा नहीं था कि जवान लोग ही थे जो क्रांति करना चाहते थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बड़े थे, औरतें थी, बच्चियां थी, वो सब उसने निहत्थे लोगों को मार दिया। अंग्रेज सरकार ने इस पर जांच बैठा दी और जांच बैठाने के बाद निर्णय दिया कि भैया डायर साहब तो निर्दोष थे। क्या थे? निर्दोष थे, उनकी कोई गलती नहीं है। ऊधम सिंह का दिमाग खराब हो गया। अच्छा, इनका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, उनका दिमाग खराब हुआ और वो लंदन पहुंच गए। उन्होंने ढूंढा और ढूंढ के जो दिया ना, छाती में दाएं, अब हुआ न्याय। क्या हुआ? न्याय हुआ। उनके बाद उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया और ये हंसते हंसते अपने को कुर्बान कर गए। तो ऐसे लोगों की याद हमेशा दिल में सजाए रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमें अपनी प्रेरणा बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। अगर हम ऐसे लोगों को प्रेरणा बनाते हैं, ऐसे लोगों की छवि को अपने दिल में सजाए रखते हैं, तो ध्यान रखना कि आप एक अच्छा व्यक्तित्व बनेगा, अच्छे क्या कह सकते हैं कि विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। ऊधम सिंह की अगर एक बात करें तो मैं आपको एक बता दूं, कभी कभी इन्होंने सपना क्या देखा था? देश आज़ादी का। और देखा कि डायर को मारने जाऊंगा लंदन में मारने जाऊंगा, यहाँ नहीं जहाँ उसका देश है। लेकिन उसको उन्होंने फिर पूरा भी किया। तो कहता सपने बड़े हुए तो क्या हुआ? पहले तो बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ? सपने बड़े हुए तो क्या हुआ? हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इन्होंने सोच लिया, सपना देख लिया कि डायर को अब इस जीवन में नहीं रखना है, सींगों वाले के पास भेजना है। किसके पास भेजना है? सींगों वाले के पास भेजना है। समझ में आ गया? तो उन्होंने भेज दिया। तो उससे, क्योंकि इतने लोगों को मारने वाला इंद्र के पास तो नहीं जाएगा, जाएगा स्वर्ग में? क्या नरक में ही जाएगा। तो हमें किसके पास भेजना है? सींगों वाले के पास भेजना है। और उन्होंने पहुंचा दिया उसे। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा ध्यान, मुसीबत में निखरती है शख्सियत यारो। मुसीबत में निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टान से न टकराए। जो चट्टान से न टकराए वह झरना किस काम का। तो मुसीबत में निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टान से न टकराए वह झरना किस काम का। तो चट्टान से टकरा गए। और इसी प्रकार आपको भी अपना व्यक्तित्व बनाना होगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी बने जिससे क्या हो, आप चट्टान से भी टकरा सकें। और चट्टान के रूप में आपका पेपर है। क्या है? पेपर है। आपके पड़ोसियां हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं और मित्र हैं, जो क्या कहेंगे? तुझसे ना हो पाएगा। क्या वो कहेंगे? तुझसे ना हो पाएगा। जो दिखा देना, जो मुझसे ही हो पाएगा। और जिस दिन होगा ना, उस दिन बेटा पूरे दिन तेरे घर के आगे डांस करूंगा। तू मेरे डांस को देख देख के ही मर जाएगा। समझ में आ गया? उस दिन पूरे दिन तेरे घर के आगे डांस करूंगा, और वो भी अपने 4 दोस्तों को लाकर, क्योंकि तेरा घर मेरे घर के सामने है। और मैं अपने घर के सामने करूंगा तो तेरी तो छाती पर बल पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तू कहेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन मैं समझ रहा हूंगा अंदर से तेरे को क्या हो रहा है। तो अभी जवाब ना दो मुंह से, उसको देना तैयारी करके जवाब। कैसे देना? जो सिलेक्शन करके जवाब देना उसे। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, आज हम आपको जो ज्योग्राफी के सत्र में है, पहले तो आप ये समझ लो ज्योग्राफी के सत्र में है। और ज्योग्राफी के सत्र के तहत हमने आपको चट्टान कराई थी। तब आपको अपने चट्टान पढ़ ली है ना, तो आपका हौसला भी चट्टान जैसा होना चाहिए, एकदम चट्टान जैसा। और इसलिए हमने आपको प्लेट विवर्तन की शुरू किया है। इस सिद्धांत ने अच्छी अच्छी चट्टानों को तोड़ दिया। देखते हैं कि आपको तोड़ पाती है नहीं तोड़ पाती है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, देखो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में क्या है, अगर आपको जैसे भूकंप को पढ़ना है, जैसे आपको भूकंप पढ़ना है, तो आपको क्या पढ़ना होगा? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पढ़ना होगा।
जैसे यदि आपको ज्वालामुखी क्रिया पढ़नी है, ज्वालामुखी क्रिया, अगर इसको समझना है तो क्या करना होगा, आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को समझना होगा। अगर आपको पढ़ना है कि पर्वत रचना कैसे हुई, क्या हुई, पर्वत रचना कैसे हुई, तो भी आपको क्या पढ़ना होगा, प्लेट विवर्तन सिद्धांत पढ़ना होगा। चाहे हम भूकंप को पढ़ें, चाहे हम ज्वालामुखी क्रिया पढ़ें, चाहे हम पर्वत संरचना पढ़ें, इनको अगर पढ़ना है तो हमें पहले क्या समझना होगा कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, क्योंकि इनके बिना नहीं समझ सकते। क्योंकि जितनी ये सब बनते हैं, सब कुछ आता है, ये सब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से होता है। आपको बता दूं कि भूकंप से एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, टॉपिक सुनामी। जब जहां जहां भूकंप आते हैं वहां वहां सुनामी आ जाती है। अब आप ये ना कहना कि सर पहाड़ों में भूकंप आया तो सुनामी आएगी पहाड़ों में। सुनामी वहां आती है जहां समुद्र होता है, महासागर होता है। तो ऐसे स्टूपिड क्वेश्चनों को मेरे पास ना लेकर आएँ, और अगर फिर भी लेके आते हैं कोई बात नहीं है, मैं आपके क्वेश्चनों को सुनूंगा, फिर आपको अच्छे अच्छे प्रवचन देकर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, क्वेश्चन ला सकते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें भूकंप पढ़ना है, भूकंप को समझना है तो प्लेट विवर्तन समझना होगा। अगर हमें ज्वालामुखी क्रिया पढ़नी है तो प्लेट विवर्तन समझना होगा। अगर हमें पर्वत संरचना समझनी है तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत समझना होगा। अब प्लेट विवर्तन सिद्धांत का वर्णन कैसे किया जाता है, वर्णन किया जाता है क्या, मतलब कैसे, क्या है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। तो एक बात ध्यान रखना, अंतर्जात बल मैंने पढ़ाए थे। मैंने क्या कहा था कि ज्योग्राफी जो है ना, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपको अंतर्जात बल नहीं आता यहाँ पर, तो आपको प्लेट विवर्तन की समझ में नहीं आएगा। आपको अगर तनाव मूलक बल नहीं आता तो प्लेट विवर्तन की समझ में नहीं आएगा। तो आपको मैंने अंतर्जात बल का वर्णन कराया था, उसमें बताया था पृथ्वी की सतह में होने वाले जो परिवर्तन हैं, अंतर्जात बल के कारण होते हैं, और उनका वर्णन कैसे करते हैं, वो करते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के द्वारा। तो वर्णन किसका किया जाता है इसमें, तो ध्यान रखना, वर्णन जो किया जाता है, ये बात ध्यान रखना, अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जात बल के कारण, आप लिख लो, अंतर्जात बल के कारण। अंतर्जात बल के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का, पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किसमें किया जाता है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से। समझ में आ गया, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से किया जाता है, इनका वर्णन किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इधर दिख रहा हूँ, दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा हूँ ना। अगर हम देखें कि प्लेट क्या है, प्लेट क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, प्लेट क्या है। चलो आप इसे थोड़ा बंद करना। देखिए, अगर हम ये देखें कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत, प्लेट विवर्तन सिद्धांत में वर्णन किस चीज़ का किया जाता है, वर्णन, तो आप ध्यान रखना, जो अंतर्जात बल होते हैं, अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन का वर्णन हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से करते हैं कि अंतर्जात बल के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन कैसे होते हैं। क्योंकि हम अंतर्जात बल को समझ तो चुके हैं, लेकिन अंतर्जात बल क्यों उत्पन्न होता है, इसके कारण क्या हैं, और इस कारण से कैसे पृथ्वी में परिवर्तन आते हैं, पृथ्वी की सतह में कैसे परिवर्तन आते हैं, इन चीज़ का अध्ययन हम करते हैं। तो इसके अलावा अब आप एक बात ध्यान रखना कि प्लेट क्या है, प्लेट क्या है से पहले आपको मैंने जब मैं ज्योग्राफी शुरू करा रहा था, जब मैं ज्योग्राफी शुरू करा रहा था उस समय मैंने क्या किया था, आपको कुछ पृथ्वी की संरचनाएं बताई थी। जैसे परतें मैंने एक बताया था, सियाल, सीमा और निफे, एक बताया मैंने क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके अलावा मैंने तीसरा और बताया था, उसमें कहा था मैंने ये स्थलखंड है, इसके नीचे दुर्बल मंडल है, बताया था। इसके नीचे क्या है, दुर्बल मंडल है, क्या बताया था, मध्य मंडल,
और इसके नीचे मैंने बताया था आपको केंद्र या कोर, क्या बताया था, आंतरिक मंडल या केंद्र मंडल कह सकते हैं, केंद्र मंडल, ये सब ज़्यादा अच्छा है, केंद्र मंडल है। ठीक है, तो मैंने आपको स्थल खंड के बारे में ये बताया था कि क्रस्ट से और क्या है, ऊपरी मेंटल से निर्मित है। और कैसा है, ये ठोस है, कैसा है, ठोस या सॉलिड है। और इसके नीचे ये क्या है, द्रव अवस्था में है, ये बताया था। फिर ये कैसा, ठोस है। और ये कैसा है, जमी हुई अवस्था में, कैसे बताया था, जमी हुई अवस्था में, ठोस है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई थी। तो हमने वही किया। प्लेट क्या है, प्लेट जो है वो स्थल मंडल का एक बृहद खंड है। जैसे स्थल मंडल है ये पूरा, तो ये स्थल मंडल जो पृथ्वी पूरा फैला हुआ है, इसके बड़े बड़े टुकड़े उन्हें प्लेट कहते हैं। तो सीधा सा कहा है हमने, प्लेट क्या है, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत, क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी परत से निर्मित स्थल खंड के बृहद खंड को प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट होती है, ये महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रस्टों से, महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों क्रस्टों से निर्मित होती है। मतलब अगर आपको महाद्वीप तो दिख रहे हैं, वहां तो दिख रही क्रस्ट, लेकिन जहां पर महासागर खत्म होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं स्थल खंड है। तो वहां पर भी क्या है, वहां भी जो क्रस्ट है उस पर भी निर्मित होती है। एक प्लेट ऐसी है जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट, वो केवल क्या है, वो केवल महासागरीय प्लेट से मिलकर बनी है। नहीं, बाकी सारी प्लेटें महासागर और महाद्वीपी दोनों क्रस्टों से मिलकर बनी हुई हैं। तो इतनी बात समझ आई, जो महाद्वीपी महासागरीय क्रस्ट से निर्मित है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगला देखें हम, प्लेट के जो प्लेट है, जो प्लेट है स्थल खंड का जो बृहद खंड है, ये क्या करता है, दुर्बल मंडल पर संचलन करता है, चलता है। क्या करता है, चलता है, खिसकता है। तो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलन करती है। प्लेट के संचलन के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर होने वाली भूभौतिक घटनाओं के अध्ययन को प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहते हैं। तो जो दुर्बल मंडल के ऊपर जो प्लेट चल रही है और प्लेट का संचलन हो रहा है, इनसे क्या होता है, भूभौतिक घटना मतलब हो रही है। जैसे पृथ्वी की सतह है उसमें परिवर्तन आ रहा है, और उनका जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं हम, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कहते हैं। और ये प्लेट विवर्तन सिद्धांत है जो है, ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं खोजा, बल्कि कई लोगों को इसका श्रेय दिया जाता है, कई सिद्धांतों से मिलकर बना है। जैसे एक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, एक है आपका प्राचुंबकत्व अध्ययन, एक है आपका ये क्या, सागत हो गया है, सागर नियतल प्रसार का सम्मिलित रूप है। क्या है, सागर नियतल प्रसार का यह सम्मिलित रूप है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात मुझे बताओ कि महासागरीय प्लेट मोटी होगी या महाद्वीपीय प्लेट मोटी होगी, कॉमन सेंस से। महासागरीय प्लेट मोटी होगी या महाद्वीपीय प्लेट मोटी होगी, कौन सी प्लेट मोटी होगी भाई? एक बात सोचो कि जैसे ये तो महाद्वीप है, ठीक, अब ऐसे करके सागर बनता है, ये स्थलखंड है, और ये क्या है, जलखंड है, जल। ठीक है, तो अब ये बताओ, इसका मतलब क्रस्ट यहाँ तक तो कम से कम रहेगी। तो ये तो क्रस्ट हो गई, और ये क्रस्ट इतनी सी होगी, ये पतली होगी। तो महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय प्लेट मोटी होगी या महासागरीय प्लेट मोटी होगी? महाद्वीपीय प्लेट मोटी होगी। तो इतना ही हमें यहाँ पे लिखना है, लिख लो आप लोग। महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई, अगला पॉइंट क्या है, महाद्वीपीय प्लेट की औसत मोटाई क्या है, महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। अब बात आती है प्लेटों की संख्या, क्या आती है, प्लेटों की संख्या कितनी है। अब ये कंफ्यूजन वाली बात है कि प्लेटों की वास्तविक संख्या कितनी है। हर वैज्ञानिक एक अलग मत देता है, और अगर हम कहें कि साम्य क्या है तो बहुत मुश्किल है बता पाना कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन एक अमेरिकी अर्थ साइंस नामक एक संस्था है, उसकी जो बताई गई संख्या है वो सबसे परफेक्ट मानी जाती है। तो अगर प्लेटों की संख्या की बात करें, प्लेटों की संख्या, अगर प्लेटों की संख्या की बात करें तो इस बात का आप ध्यान रखना कि प्लेटों की संख्या
पर जो भूगोल वेदता है वो एक मत नहीं है। भूगोल वेदता एक मत नहीं है, एक मत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन अर्थ साइंस अमेरिका द्वारा बताई गई संख्या सर्वाधिक मान्य है। समझ में आ गया? अमेरिकी साइंस द्वारा बताई गई संख्या सर्वाधिक मान्य है। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार पृथ्वी पर 7 बृहद प्लेटें हैं। 7 बृहद प्लेटें हैं। क्या है? 7 बृहद प्लेटें हैं। अब उन प्लेटों के नाम क्या क्या हैं आप वो लिख लेंगे तो आपको आ जाएगा। पहली है प्रशांत महासागर प्लेट। समझ में आ गया? सबसे बड़ी प्लेट है ये। क्या है? सबसे बड़ी प्लेट। कैसी है ये? सबसे बड़ी प्लेट है। इसके अलावा एकमात्र प्लेट जो केवल महासागरीय प्लेट से मिलकर बनी है। मतलब 7 प्लेटें बताई गई अर्थ साइंस के अनुसार, उनमें से प्रशांत महासागरीय प्लेट भूल एक मत नहीं है। हाँ, प्रशांत महासागरीय प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है। एक तो सबसे बड़ी प्लेट है ये, दूसरा सबसे बड़ी प्लेट होने के साथ साथ एकमात्र ऐसी प्लेट है जो केवल महासागरीय प्लेट से मिलकर बनी हुई है। इसका मतलब क्या? बाकी सारी प्लेटें कैसे बनी है? महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें हैं, दोनों से मिलकर बनी है। महासागर और महाद्वीपीय दोनों प्लेटों से मिलकर बनी है। तो अब कौन कौन सी हैं तो हम देख लेते हैं। आपको पता होगा उत्तरी अमेरिका प्लेट, महाद्वीप का नाम भी यही है, उत्तरी अमेरिका प्लेट। क्लियर? एक है दक्षिणी अमेरिका प्लेट, एक है अफ्रीकन प्लेट। कितनी हो गई? 4 प्लेटें हो गई। कितनी हो गई? 4 प्लेटें हो गई। इसके अलावा एक है यूरेशियन प्लेट। क्या है? यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोप और एशिया से मिलकर बनी प्लेट। एक क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्लेट एक है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और एक है अंटार्कटिका प्लेट। क्या है? अंटार्कटिका प्लेट। तो प्रशांत महासागर प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। इस प्रकार हमारे पास कितनी प्लेटें हैं? 7 प्रकार की प्लेटें हैं जो बड़ी बड़ी हैं। छोटी प्लेटें भी कुछ हैं, उनको भी आपको लिखा देंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लेटों का मैंने सबसे पहले बताया प्लेट विभेदन सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, जो अंतरजात बल के कारण जो संचलन होता है वो पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे संचलन कैसे कैसे होता है और कितने प्रकार का संचलन होता है। क्लियर? तो देखते हैं आगे। देखिए, अब हमने प्लेट विवर्तन सिद्धांत के बारे में मोटा मोटी जानकारी ले ली है, उसको सरसरी निगाह से देख लिया है। मैंने इस शब्द का प्रयोग कई दिनों बाद किया है। अब आप समझिए प्लेटों को एक दूसरे के सापेक्ष संचलन, जब प्लेटें हैं तो एक दूसरे के सापेक्ष कैसे कैसे चल सकती हैं। अब एक बात ध्यान रखना, एक होता है अपसारी। क्या होता है? अपसारी संचलन। क्या होता है? अपसारी संचलन। एक होता है अभिसारी संचलन। क्या होता है? अभिसारी संचलन।
एक होता है समानांतर संचलन। क्या होता है? समानांतर संचलन। एक होता है समानांतर संचलन। अब सारी संचलन में क्या होता है, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। क्या है? हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, ना हम तुमसे मिलेंगे ना तुम हमसे मिलोगे। हम तुमसे, अब हम तुम्हारे नहीं हैं। उसने पूछा तुम हमारे कौन हो? अब हम तुम्हारे नहीं हैं। समझ में आ गया? अर्थात ऐसी स्थिति में क्या होता है, तनाव आ जाता है। तनाव मूलक बल क्या काम करता है? तनाव मूलक बल काम करता है। बड़ा समस्या है आजकल लोगों की, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब बुद्ध के बाद मैं ही हूँ, कुछ भी पूछ लेते हैं। मैं भी पर्चे बंटवाने गया तो एक बंदा मिला मेरे को, उसने आप बहुत ज्ञानी हो। अरे भाई मैंने पढ़ाता हूँ। नहीं आप बताओ खुशी क्या होती है? मुझे एक जोक ध्यान आ गया उस समय, मैंने खैर उसको तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी क्या करूं, थोड़ा बहुत उसे बता दिया। मैंने कि अगर बीवी प्रेग्नेंट हो उसे ही खुशी कहते हैं, तो गुस्सा किस, वो तनाव किसे कहते हैं? मैंने कि जब गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो तो उसे तनाव कहते हैं। तो अब एक बात बताओ, भय किसे कहते हैं? मैं जब दोनों प्रेग्नेंट हो तो उसे भय कहते हैं। यूँ हादसा किसे कहते हैं? मैं पता चले कि तुम दोनों के बाप नहीं हो, उसे हादसा कहते हैं। उसके बाद वो जैसा भगा ना दौड़कर, वापस नहीं आया मेरे पास। जोक तो किसी और का था लेकिन मैंने चिपका दिया उसे, क्योंकि कारण क्या था, कुछ लोग आप जैसे जाओ ना किसी को कि साहब हम ऐसे ऐसे कोचिंग चलाते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो ऐसी नज़रों से देखता है कि जैसे कितना बड़ा ज्ञानी है और आपसे गजब के क्वेश्चन। मैं टेस्ट देने नहीं आया भाई, तेरे को कोचिंग की बता नहीं आया हूँ, यहाँ नहीं, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, गली में नहीं पढ़ाता हूँ। अरे तो भी बता के जाओ। क्यों बता के जाऊँ? फिर ऐसे लोगों को ऐसा सुनाना पड़ता है। समझ में आ गया? तो अपसारी हो गया। अपसारी के बाद आता है अभिसारी। अभिसारी, इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और दुश्मन क्या करते हैं, आपस में टकराते ही टकराते हैं। क्या होता है? तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे करीब आ रहे हैं दुश्मन और टकरा रहे हैं। क्या हो रहा है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते, वही वाला है ये। समझ में आ गया क्या है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते। कुत्ते का खून क्यों पीते हो भाई? खून पीना है तो किसी और का पियो। कुत्ता कहता होगा बेचारा मैं तो वैसे छोटा सा हूं, लेकिन पीता तो पीता है। इसे कहते हैं संपीड़न बल। क्या कहते हैं? संपीड़न बल। ये संपीड़न बल है। क्या है? संपीड़न बल है। ये बात ध्यान रखना कि संपीड़न बल में क्या होता है, केवल नुकसान ही नहीं था, कुछ फायदे भी होते हैं। लोग अगर आपस में ना टकराते, लोग आपस में अगर नहीं लड़ते, तो बहुत सारे विकास नहीं हो पाते। विकास शब्द वाला, वो मोदी वाला विकास नहीं कि विकास नहीं हुआ। वैसे तो हमारे उत्तर भारत में बहुत सारे विकास हैं। समझ में आ गया? कुछ विकास तो यहाँ भी विकास कर गए थे। तो आप संपीड़न बल है, ये क्या है? संपीड़न बल। इसके अलावा एक आता है समानांतर संचलन। क्या है? समानांतर संचलन। अब समानांतर संचलन में क्या होगा, जैसे एक ये है इधर जा रहा है, क्या है? इधर जा रहा है, और दूसरा क्या है, वो भी इसके साथ साथ चल रहा है। क्या है? हम तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे हैं सनम। समझ आ गया? सिर्फ तुम। संचलन हो रहा है साथ साथ। क्या हो रहा है? साथ साथ संचलन हो रहा है। और ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी समानांतर संचलन ही है। क्या है? समानांतर संचलन ही है। लेकिन अगर ये ध्यान रखना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो मत तो भी समानांतर संचलन ही होगा। चल तो समानांतर ही रहे हैं, दिशाएं भले ही अलग अलग हैं, क्या है, लेकिन चल तो समानांतर ही रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो चाहे समानांतर संचलन हो, चाहे अपसारी संचलन हो, चाहे अपसारी हो। अब हम इनको देखेंगे, अपसारी संचलन क्या होते हैं। तो आगे देखते हैं कि अपसारी संचलन क्या होता है। देखिए अब आप पढ़ेंगे अपसारी संचलन। अपसारी संचलन क्या होता है? तनाव मूलक बल कार्य करता है इसमें। तो तनाव मूलक बल कार्य करता है,
तो इससे क्या क्या बनता है, तो अगर आप देखें दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों प्लेटों में जो महासागर के तल पर, देखो महाद्वीपों के तल पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, मतलब अपसारी संचलन का महाद्वीपों से कोई संबंध नहीं है, ये केवल महासागरीय प्लेटों संबंध है। क्या होती है, महासागरीय प्लेटों पर महासागर के नितल पर ही क्रिया होती है। तो होता क्या है कि जो महासागरीय प्लेट है, महासागर के नितल पर कह सकते हैं कि अगर हम समझना चाहें कि महासागर के नितल पर, महासागर के, किसके, महासागर के नितल पर, इतनी बात समझो। ये मैं क्या करा रहा हूं आपको, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि महासागर के नितल पर, महासागर का नितल है। अब ये क्या है, मैंने क्या लिखा है, भ्रंश घाटी। क्या लिखा है, महासागर के नितल पर भ्रंश घाटी के समीप, भ्रंश घाटी के समीप क्या हो रहा है, महासागर के नितल पर। अलग से इसमें मन लिख देना, अरे ये तो जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं, यहां पर आपको अलग से लिखना है, आपको अलग से लिखना है। मैं समझ गया था, नियतल नहीं, नियतल, नितल, नियतल पर, ठीक है, महासागर पर भ्रंश घाटी के समीप, कहां पर। अब अपसारी प्लेट संचलन के कारण, कौन सा संचलन है ये, अपसारी संचलन है, तो अपसारी प्लेट संचलन के कारण, किसका, अपसारी प्लेट संचलन के कारण। अब एक बताओ, अपसारी प्लेट संचलन के कारण, इसमें ऐसा कुछ, ये तो आपने लिख लिया था ना रोल मंडल यहाँ पर। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर क्या हो रहा है, महासागर का नितल है, आपको दिख रहा है चित्र में, भ्रंश घाटी के समीप है, दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है, अपसारी प्लेट संचलन के कारण, अपसारी संचलन है, अब तो अपसारी प्लेट संचलन होगा, क्या उत्पन्न होता है, तनाव मूलक बल। क्या उत्पन्न होता है, तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल के कारण क्या होता है, बल के कारण। अब एक बताओ, तनाव मूलक बल होगा, ऐसे खिंचेगा तो भ्रंश घाटी की में क्या होगा, भ्रंशन की क्रिया तेज हो जाएगी। भ्रंशन का मतलब क्या होता है, गैप होना। क्या होता है, तनाव मूलक बल के द्वारा या के कारण भ्रंशन की क्रिया तीव्र हो जाने से, भ्रंशन की क्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाने से क्या होता है, भूकंप आते हैं। क्या आते हैं, भूकंप आने से, तीव्र हो जाने से गति क्या होता है, कंपन होता है। भ्रंशन की क्रिया तीव्र हो जाने से कंपन उत्पन्न होता है, जो भूकंप का कारण है। भाई भूकंप क्या होता है, कंपन ही तो होता है। क्या होता है, कंपन होता है, भूकंप का कारण है या भूकंप की उत्पत्ति करता है। तो महासागर के नितल पर, इतनी बात समझ गए, महासागर के नितल पर भ्रंश घाटी के समीप अपसारी प्लेट संचलन के कारण क्या होता है, तनाव मूलक बल। क्या होता है, तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की क्रिया तीव्र हो जाने से क्या हो जाए, भ्रंशन की क्रिया तीव्र हो जाने से कंपन उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं, और कंपनों के कारण क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति। क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आ गई आपके, तो मैं इसको इरेज कर दूं, लिख लिया आपने। अब ऐसे करके तनाव मूलक वाला, ये इधर जा रहा है हिस्सा, ये इधर जा रहा है हिस्सा, तो यह भ्रंशन, जो भ्रंश घाटी है उसकी चौड़ाई वृद्धि हो रही है। तो भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण अब एक बात बताओ, जब यहां पर ऐसे चौड़ाई हो रही है तो इसमें यहां पर जो दाब है वो कम होगा, तो दाब में क्या आएगी, कमी होने के कारण क्या होगा, दाब में कमी आने से। मुझे एक बात बता दो कि अगर हम दाब को बढ़ा दें, मैंने आपको बताया था कि दाब का गलनांक से, पदार्थ के गलनांक से कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो किसका गलनांक भी बढ़ जाएगा, अगर दाब कम होगा तो उसका गलनांक भी कम हो जाएगा।
मतलब पेरिडोटाइट चट्टान जितने ताप पर अभी ठोस अवस्था में है, दाब कम होने से वो क्या होगी, पिघलने लगेगी। क्या होने लगेगी? मैंने ये कराया था जब मैं आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कराया था। मैंने घनत्व पर आधारित अध्ययन कराया, फिर मैंने ताप पर आधारित अध्ययन कराया, फिर मैंने दाब पर आधारित अध्ययन कराया। जब मैं दाब पर आधारित अध्ययन करा रहा था तो मैंने दाब का पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध होता है कराया था। दाब का पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध होता है। इसका मतलब क्या है, दाब में कमी आने से क्या होगा, जो पेरिडोटाइट है, क्या है, पेरिडोटाइट है का आंशिक गलन क्या होगा। हाँ, अब पेरिडोटाइट क्या है, चट्टान का नाम है, जो आग्नेय चट्टान है, पेरिडोटाइट का आंशिक गलन, का आंशिक गलन होगा। गलन का मतलब पिघलकर क्या होगा, वह ऊपर आने लगेगी। क्या होने लगेगी, आंशिक, जिससे क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति क्या होगी, क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति। भाई पेरिडोटाइट क्या है, क्षारीय मैग्मा है, क्षारीय चट्टान है कि नहीं। मैंने आपको जब आग्नेय चट्टान लिखा रहा था तो अम्लीय से नीचे क्षारीय तब लिखाया मैंने कि जैसे जैसे सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे मैग्मा क्षारीय होता जाएगा। जैसे जैसे हम जमीन के अंदर घुसते जाएंगे वैसे वैसे मैग्मा क्षारीय होता जाएगा। और पेरिडोटाइट चट्टान मेंटल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मेंटल में पाई जाती है। तो क्या होगा, क्षारीय मैग्मा का, क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी। मैंने यही बताया था कि जब तक वो पृथ्वी के अंदर है, सतह में है, तो मैग्मा है, जब बाहर आ जाएगा तो लावा बन जाता है। क्या हो जाता है, जब यही मैग्मा, अब क्या होगा, मैग्मा यहां से पिघले कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो जब यह मैग्मा भ्रंश घाटी से होते हुए, कहाँ से, जब यह मैग्मा कहाँ से आएगा, भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी से होते हुए, तो क्या हो रहा है, ये मैग्मा क्या हो रहा है, भ्रंश घाटी से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। आप समझ लो, भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि हुई, उससे दाब में कमी आई। दाब में कमी आने से क्या, पेरिडोटाइट चट्टान का आंशिक गलन हुआ और वो क्षारीय मैग्मा, जो पेरिडोटाइट चट्टान कैसी है, क्षारीय होती है, इसलिए क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होगी। अब ये पिघला हुआ मैग्मा क्या होगा, धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, भ्रंश घाटी से होते हुए कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, सतह पर आता है, सतह पर आता है, सतह पर आएगा। कहाँ आएगा, सतह पर आएगा। और सतह पर जब आता है तो क्या होगा, महासागर के नितल पर शांत प्रकार की ज्वालामुखी। अब एक बात बताओ, ये क्षारीय मैग्मा है, क्षारीय मैग्मा है, और जो पहले से चौड़ाई अधिक थी और चौड़ाई बढ़ गई, इससे पिघला तो विस्फोट करके तो आया नहीं। जब कोई चीज़ विस्फोट करके आती है तो तेज गति से आती है, लेकिन कोई चीज़ जब जगह है पहले से तो वहाँ कैसे आएगी, धीमे धीमे आएगी। तो कैसे होगी ज्वालामुखी, शांत प्रकार की। कैसी होगी, शांत प्रकार की। तो सतह पर आता है तो सागर नियतल पर, सागर नियतल पर शांत प्रकार की, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया होती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो सागर नितल पर शांत प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया होती है, इतनी बात है। अब मुझे बताओ, ये क्या थी, पेरिडोटाइट चट्टान थी। कैसी चट्टान थी, पेरिडोटाइट चट्टान थी, जो ऊपर जाकर किस में बदल गई, बसाल्ट चट्टान बदल गई। ये आपको हमने चट्टान के चैप्टर में कराया था बात। अब एक बात बताओ, ये चट्टान है तो धीमे जो मैग्मा है धीमे धीमे इकट्ठा होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। और मैंने आपको बताया था, जो महासागर में जो पर्वत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या होगा, बसाल्ट चट्टान से निर्मित कटकों का निर्माण होगा। क्या होगा, बसाल्ट चट्टान से निर्मित कटकों का निर्माण होगा। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, मैं भी यहीं लिखा दूंगा, इसको ऊपर से बिगाड़ देता हूँ। तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है, इससे क्या हो, जो बसाल्ट चट्टान से निर्मित, बसाल्ट चट्टान से निर्मित महासागरीय कटकों का निर्माण करेगी। क्या करेगी, महासागरीय कटकों का निर्माण करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। क्या करेगी, महासागरीय
कटकों, महासागरीय कटकों का निर्माण करेगी। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर हुआ था कि जब भ्रंशन की क्रिया हुई तो भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि हुई, उससे दाब में कमी आई। दाब में कमी आने से पेरिडोटाइट चट्टान थी वह उसका आंशिक गलन हुआ, और ये आंशिक गलन हुआ, ये क्या हुआ, मैग्मा धीमे धीमे सतह भ्रंश घाटी से होते हुए सतह की तरफ पहुंचा। जब सतह की तरफ पहुंचा तो क्या हुआ, शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई, और शांत प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से क्या हुआ, बसाल चट्टान से निर्मित महासागरीय कटकों का निर्माण हुआ। क्या निर्माण हुआ। अब मुझे एक बताओ, अब इसका मतलब क्या है कि नई महासागरीय परत का नया महासागरीय नितल बनना है, तो कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से इस प्रकार क्या कहेंगे, इस प्रकार अपसारी प्लेट संचलन से क्या होता है, इस प्रकार अपसारी प्लेट संचलन से नए क्रस्ट का निर्माण नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऊपर आ रहा है, नए क्रस्ट का निर्माण होने से सागर नितल का प्रसार होता है। निर्माण होने से सागर नितल का प्रसार होता है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत आपको है। तो अब क्या होता है, अगर हम देखें अपसारी प्लेट संचलन से एक तो भूकंप आते हैं, क्या आते हैं, अगर हम अपसारी प्लेट संचलन से देखें भूकंप आते हैं, ठीक है। शांत प्रकार की ज्वालामुखी होती है, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी होती है, और क्या होता है, जो सागर नितल होता है उसका प्रसार होता है। क्या होता है, सागर नितल का प्रसार होता है। देखिए थोड़ा सा हार्ड है समझने में, थोड़ा लॉन्ग भी है, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। कहाँ से हमने शुरुआत की, कहाँ से ख़त्म किया, तो 3 पॉइंटों को आप समझ लें, ऐसे करके लाइन बना लें और इनको लिख लें क्या क्या होता है। तो ये एक ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है, तो आपको क्या होगा, याद करने में आसानी रहेगी। समझ में आ गई बात। अब आप पूछो कि साहब ऐसे कटक कहीं पर हैं क्या, हम कहेंगे हैं। कहाँ कहाँ के हैं, मध्य अटलांटिक कटक इसी प्रकार का उदाहरण है, प्रशांत महासागर कटक इसी प्रकार का उदाहरण है, और हिंद महासागर कटक इसी प्रकार की उदाहरण है। तो उदाहरण आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल। क्या लिख लें, एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मध्य अटलांटिक महासागर के कटक, महासागर के कटक। दूसरा क्या है, हिंद महासागर के कटक और प्रशांत महासागर के कटक, महासागर के कटक ये हैं। तो मध्य अटलांटिक महासागर के, हिंद महासागर के और प्रशांत महासागर के कटक इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं, इसी प्रकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार आपने अब सारी संचलन को समझ लिया पूरा। कितने, देखिए अगर आपको इसको याद करना है तो कैसे कर सकते हैं कि महासागर के नितल पर, क्या कहेंगे, महासागर के नितल पर भ्रंश घाटी के समीप, कहाँ पर, महासागर के नितल पर भ्रंश घाटी के समीप क्या होता है, जब भ्रंशन की क्रिया होती है, और कब होती है, अपसारी प्लेट संचलन के कारण, अपसारी प्लेट संचलन के कारण तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया होने से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन से भूकंप की उत्पत्ति होती है। वहीं भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि से दाब में कमी आती है। दाब में कमी आने से क्या होता है, पेरिडोटाइट चट्टान का आंशिक गलन होता है, और उसके आंशिक गलन होने के कारण वो जो आंशिक गलन हुआ वह धीमे धीमे क्या होता है, भ्रंश घाटी के माध्यम से सतह पर जाता है। कहाँ जाता है, सतह पर जाता है, जिस उससे क्या होता है, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, और शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से बसाल्ट चट्टान से निर्मित कटकों का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि
कि अपसारी प्लेट संचलन के कारण न केवल भूकंप आते हैं बल्कि नई महासागरीय कष्ट का भी निर्माण होता है। इस प्रकार आपने देखा अपसारी प्लेट संचलन, कलम अवसारी प्लेट संचलन और समांतर संचलन को पढ़ेंगे। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव था और आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि यदि आप मेरी क्लास ज्योग्राफी की लेते रहेंगे तो आपको ज्योग्राफी में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके ज्ञान में जो वृद्धि होगी वो बहुत ही तेज होगी। ये बात मैं मानता हूँ। किसी भी चीज़ का अध्ययन करने पर सिर में दर्द, आँखों में दर्द होते ही हैं, लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मुसीबतों से नहीं लड़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुसीबतों से निखरती है शख्सियत तेरी। क्या होता है, जो चट्टान से न टकराए वह झरना किस काम का। और एक बात ध्यान रखना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आप मेहनत करो मेरे साथ, फिर देखना कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। लेकिन करना क्या होगा, उसके लिए आपको हमारे साथ मेहनत करनी होगी। क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो एक समस्या है। एक बात और ध्यान रखो, अपने सिर की दर्दों को, दिमाग के दर्दों को, मन नहीं लग रहा, इस बात को छोड़ दो। और इस बात को भी छोड़ दो कि आपके इंस्टाग्राम पर कितने लाइक आते हैं। मायने यह नहीं रखता कि आपके फोटो पर कितने लाइक आते हैं, मायने ये रखता है कि आप अपने आप को कितना लाइक करते हैं। अगर आप अपने आप को लाइक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि आप अपने आप पर भरोसा कर पाएंगे। आप अपने अंदर ही डीप में कि मेरे सिर में दर्द होने लगता है, कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आपको कभी भी उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बात का ध्यान रखें। और जब भी सिलेक्शन ना हो या जब भी कोई मन का काम ना हो तो हमेशा हरवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियों को ध्यान रखना, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। इस बात को ध्यान रखना है। और काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो कि ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। इस प्रकार के जीवन को जीना है। हमने आपको बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें दी, इनको अपने जीवन में उतारें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बात का ख्याल रखें कि अपने स्वास्थ्य का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा सदैव खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों की रक्षा करें और जानवरों पर दया भी करें। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। उन्होंने, आपके पिता ने जो सपना देखा है आपके, उसको पूरा करें। अपने पिता की चिंता को फक्र में बदलें। क्या करें, आपके पिता की चिंता है उसको किस में बदलें, फक्र में बदलें। ना कि ऐसा हो कि वो चिंता करते ही करते परेशान रहें। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बनाते हैं, आपके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है आपके लिए। इस बात का ध्यान रखें। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं वो हमारे वीडियो को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।